तो आज की इस वीडियो में हम आपसे मोल प्रभाज और मोल अंश के बारे में बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, मोल अंश या मोलर प्रभाज ये होता क्या, पहले इसके बारे में बताने वाले हैं हम आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो पहले हम आपको परिभाषा से समझा देना चाहेंगे कि मोल प्रभाज होता क्या, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो सवाल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए किसी विलयन में विलेय तो हमने बता दिया था, विलेय या विलायक, क्लियर, के मोलों की संख्या, ठीक, और या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज अलग अलग निकलता कैसे, हम आपको फार्मूला बता देते हैं। उसके बाद आपको इस पे एक सवाल बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले विलेय का मोल प्रभाज। देखिए मोल प्रभाज का मोल अंश भी आप कह सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो चलिए देखिए इसका क्या होता है, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, तो चलिए इसमें स्मॉल एन का मतलब क्या होता है और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, हम ये भी आपको बता देंगे अभी। देखिए विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, तो ये विलेय का हो गया और ये विलायक का हो गया। तो चलिए अब हम अभी आपको बताते हैं कि कैपिटल एन और स्मॉल एन का क्या मतलब होता है। तो देखिए बच्चों, स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय का मोल, और ये क्या है, कैपिटल एन का क्या होता है, विलायक का मोल। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं, इस पे एक सवाल लेकर आपको समझाते हैं। ठीक, तो देखिए हमने एक सवाल लिया है, इस पे कैसे सवाल आता है मोलर प्रभाज या मोल अंश पे, तो उसको आप देखिए। ठीक है, तो देखिए 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 90 ग्राम जल में घुला है। ठीक, मोलर प्रभाज ज्ञात की करो। मोलर प्रभाज की जगह मोल अंश भी पूछ सकता है, मोल भिन्न भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं, जो हमने बता रहा है इसमें उतना पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप हल कर कर दिखाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो चलिए हम अब आपको मोलर प्रभाज निकालकर दिखाने वाले हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम स्मॉल एन निकालेंगे। स्मॉल एन बराबर क्या होता है, W बटे M। ठीक, इसका मतलब आप जान जाइए क्या होता है, ये स्मॉल क्या होता है, अभी हमने ऊपर बताया आपको, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, और स्मॉल W क्या होता है, मात्रा, किसका, विलेय का। ठीक, और ये क्या है, स्मॉल m क्या है, अणुभार। ठीक है, विलेय का। क्लियर। तो चलिए अब हम इसका पहले वो निकाल लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम विलेय का मोलर प्रभाज निकालकर दिखाएंगे आपको। ठीक, तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए पहले तो आप सवाल में पकड़ेंगे कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक, अगर यदि आप ये पकड़ लेते हैं तो समझिए कि आपका आधा सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है। तो देखिए आप पकड़िए, देखिए ये क्या है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, जैसे आप देखिए C2H5OH। ठीक, ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। कितना ग्राम है, 46 ग्राम। किस में घुला है, 90 ग्राम जल में। तो आप जाहिर से पकड़ लिए होंगे कि ये क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आप विलेय विलायक पकड़ लिए हैं, तो अब हम चलिए इसके मोलों की संख्या निकालकर दिखाते हैं। तो यहां हमको क्या निकालना होगा, मात्रा। तो मात्रा कितना दिया है, 46। ठीक, तो चलिए देखिए हम 46 लिख लेते हैं। तो अब आती है बात, हमको यहाँ अणुभार निकालना है। तो किसका निकालना है, एथिल अल्कोहल का। ठीक, तो चलिए हम निकालकर दिखाते हैं। देखिए ठीक, तो चलिए देखिए हमने लिया है C2H5OH, विलेय है, तो इसका हम अणुभार निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकलता है, C का मतलब कार्बन। कार्बन कितना होता है, 12। ठीक, कितना है, 2 मात्रा है तो उसके इसमें 2 का गुणा। ठीक, प्लस H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है, 1, गुणे कितना है हाइड्रोजन, 5, तो 5 का
गुणा, ठीक। फिर प्लस, फिर O कितना होता है, ठीक। तो देखिए O कितना हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन है तो कितना होगा 1, ठीक। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कितना आया 12 दूना 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 1 17, ठीक। अब इसको आप ऐड करेंगे टोटल तो कितना आएगा 46, ठीक। आप तो ऐड कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे कितना आ गया अड़ूभार 46, तो हम यहाँ पे रखेंगे 46। अब इसको 46 से 46 कैंसिल, 1 आ गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 1। चलिए अब स्मॉल n हम निकाल लिए हैं, ठीक ठीक। तो चलिए अभी हमने आपको स्मॉल n का मतलब यानी विलेय के मोलों की संख्या निकालकर दिखा दिया। अब हम विलायक के मोलों की संख्या निकालकर दिखाते हैं, यानी कैपिटल N, ठीक। तो चलिए इसमें क्या होता है, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बट्टे कैपिटल M, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें क्या होगा, इसमें विलायक मतलब विलायक क्या होता है, विलायक तो जल था तो H2O का कितना होता है H2O, ठीक। तो इसमें अड़ुभार कितना हो जाएगा 18, ठीक। आप निकाल के देख लीजिए जैसे भी हमने आपको निकाल कर दिखाया, तो ठीक है। चलिए देखिए कितना मात्रा था 90, ठीक, बट्टे 18, तो कितना हुआ 18 पच्चे 90, तो आ गया कैपिटल एन का कितना मतलब आ गया, मान कितना आ गया 5 मोल, ठीक। अब हमने आपको स्मॉल एन और कैपिटल एन निकालकर दिखा दिया। चलिए अब हम मोलर प्रभाज निकालकर आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज, ठीक, बराबर क्या होता है, ये देखिए मोल को मोलर भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो देखिए इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया था, पीछे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम फिर से लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमने निकाल रहा है विलेय का मोल प्रभाज, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक। तो देखिए हमने स्मॉल एन और कैपिटल एन का वैल्यू आपको निकाल कर दिखा दिया है। तो देखिए एन का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, ठीक, और नीचे स्मॉल एन 1 है, फिर प्लस फिर एन का कितना मान आया था 5, तो कितना आ गया 1/6, क्लियर। तो ये कितना आ गया विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक। अब देखिए अभी जैसे हो गया विलेय का, तो यहां वैसे जगह विलायक का मोल प्रभाज, ठीक। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो चलिए हमने वैल्यू रख देते बारी बारी से, तो कितना हो जाएगा, ये कैपिटल एन था 5, ठीक, 1 प्लस 5, तो 5/6, ठीक। ये कितना आ गया विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अगली हेडिंग देखते हैं क्या होती है, ठीक। तो आपको सवाल समझ में आ गया मोलर प्रभाज का। तो चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं क्या है विसरण। अब देखिए विसरण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 2-3 टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे सवाल बहुत पूछते हैं, सवाल तो नहीं परिभाषा भी जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम विसरण को समझते हैं। विसरण होता क्या है, ठीक। देखिए गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव जो होता है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक। परिभाषा हमने बता दिया आपको, आप नोट करते चलिए अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है ना। चलिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे फूलों से सुगंध का निकलना, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए अधिक सांद्रता मतलब फूल में तो सुगंध सांद्र मतलब सुगंध क्या होता है अधिक होता है, तो निकल के बाहर की तरफ जाता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक। तो चलिए और हम देखते हैं अगला हेडिंग है परासरण। अब देखिए परासरण क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आप समझिएगा ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए परासरण होता क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन, ठीक, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होने वाला जो फैलाव होता है क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक। यानी विसरण का ठीक उल्टा,
जैसे विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, तो इसमें क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक की ओर होता है। ठीक, तो ये घटना क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला हेडिंग क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है, परासरण के प्रकार। परासरण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। तो देखिए परासरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, पहला है अंतः परासरण, ठीक, और दूसरा क्या है, बाह्य परासरण। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको बारी बारी से आपको एकदम डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तो देखिए अंतः परासरण क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर हो जा रहा है। अंतः परासरण, अंतः मतलब अंदर की ओर। ठीक, चलिए हम इसको अब परिभाषा द्वारा समझते हैं। जब परासरण की क्रिया बाहर, ठीक, बाहर से अंदर की ओर होती है तो उसे अंतः परासरण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं कैसे अंतः परासरण होती है और किसमें होता है। ठीक, जैसे चना या किशमिश का जल में फूल जाना। जैसे आप देखते हैं चना होता है या फिर किशमिश होता है, अगर पानी में डाल देंगे तो वो फूल जाता है। ठीक, तो मतलब वो अंदर की तरफ से ये क्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं क्या है दूसरा। अभी हमने आपको बताया दूसरा है बाह्य परासरण। ठीक, तो बाह्य परासरण क्या होता है, इसको भी देखते हैं एकदम एग्जाम्पल के टॉपिक से, ताकि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए, आप कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए देखिए क्या है, जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है उसे बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक, अभी देखिए जस्ट उसका उल्टा। ठीक, जैसे अंतः परासरण में क्या होता था, उसमें बाहर से अंदर की ओर होता है, लेकिन बाहर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। ठीक, तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे सीरे में अंगूर का पिचक जाना। जैसे सीरे में अंगूर डालेंगे आप तो पिचक जाता है। ठीक, तो ये बाहर से होता है, जैसे सिकुड़ जाता है, आप देखते हैं ना, बाहर से एकदम पिचक जाता है, तो ये क्रिया बाहर से होती है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे, आपने देखा होगा ऐसा। चलिए तो अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। ठीक, तो चलिए देखिए अगला हेडिंग है विसरण और परासरण में अंतर। चलिए हम आपको कुछ 2-3 टॉपिक अंतर बता देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आप अपने जुबानी बता सके, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए विसरण में और परासरण में क्या अंतर होता है। तो देखिए विसरण की जो क्रिया होती है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जैसे हमने आपको परिभाषा के हिसाब से बताया था। ठीक, और इसमें जस्ट उल्टा क्या है, देखिए यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। ठीक, अब देखिए इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, मतलब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। तो देखिए आपको हम बोल रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ये समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी आपको इसको भी क्लियर कर देते हैं इसके बताने के बाद। ठीक, तो चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, विसरण की क्रिया गैसों में होती है। ठीक, विसरण की क्रिया गैसों में होती है और परासरण की क्रिया प्राय भिन्न भिन्न सांद्रता के द्रव में होती है। ठीक, तो चलिए अभी हम आपको झिल्ली झिल्ली कह रहे थे, तो अब झिल्ली समझ नहीं आ रही थी, तो चलिए अब हम पहले झिल्ली के बारे में जानते हैं, फिर झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली आएगा। जैसे कि अभी हमने आपको डिफरेंस मतलब अंतर बता रहा तो मिला था ना, तो उसी के बारे में आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए झिल्ली क्या होता है, किसी विलयन में बड़े आकार के कणों के दूर करने के लिए जो साधन का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, झिल्ली कहलाता है। जैसे आप चाय बनाते होंगे, ठीक, तो जब चाय आप छानने का काम करते हैं ना, तो जो चाय पत्ती होता है वो अलग हो जाता है, तो जो छन्नी है वो क्या काम कर रही है, छानने का काम कर रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी होता है। जैसे विलयन में कोई, जैसे लाइब्रेरी में वगैरह जैसे भी आप यूज करते हो, जैसे भी ये तो केमिस्ट्री में आ रहा है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने आपको बाहरी एग्जाम्पल लेकर समझाया। तो झिल्ली एक प्रकार की वो एक माध्यम है जिससे हम बाहर के मतलब जो मतलब बड़ा होता है कण, उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक, समझ गए, परिभाषा समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो ठीक, तो अभी हमने आपको झिल्ली बता दिया। ठीक, अब देखते हैं झिल्ली के कितने प्रकार होते हैं। देखिए झिल्ली के प्रकार, ये अगली टॉपिक है। तो देखिए झिल्ली 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए कौन कौन से झिल्ली होते हैं। देखिए पहला है अपारगम्य झिल्ली, ठीक, और दूसरा है पारगम्य झिल्ली, ठीक,
तीसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए यही बाबू साहब हैं जो अंतर में मिले थे। ठीक है, हम इसको एकदम अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए तो पहले हम अपारगम्य झिल्ली को खोलते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, देखिए अपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को आने जाने नहीं देता है, मतलब एक तरफ से खूंखार कह सकते हैं। ठीक, आने जाने नहीं देता है, अपारगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक, न तो विलेय के अणुओं को आने देगा, न तो विलायक के, किसी को आने नहीं देता है, न तो जाने देता है। तो इस प्रकार की झिल्ली क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक, चलिए हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? पारगम्य झिल्ली। अब देखिए पारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसे झिल्ली जिससे होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु आ जा सकते हैं। ठीक, पारगम्य झिल्ली कहलाते हैं। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पारगम्य झिल्ली बाबू साहब हैं ये क्या है? एक तरफ से अच्छे इंसान माने जाएंगे। ठीक है, जो दोनों को आने जाने दे सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब तीसरा देखते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए इनकी भी कुछ बातें हैं स्पेशल, हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, इसको भी देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है, तो ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को तो आने जाने देता है। ठीक, आने जाने देता है, किंतु विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार की जो देखिए इस प्रकार की झिल्ली का प्रयोग किसमें किया जाता है? परासरण में किया जाता है। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली बाबू साहब का कुछ खूबी, कुछ खासियत बात यह है कि ये एक लोग को तो आने देते हैं, एक लोग को पूछते भी नहीं है। ठीक, जैसे कि विलायक को निमंत्रण देकर बुला सकते हैं, लेकिन उसके क्या होते हैं? विलेय, उनको पूछता भी नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ठीक, तो आपको समझ में आ गया जितना हमने बताया झिल्ली के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे परासरण दाब के टॉपिक पे अच्छे से बात करने वाले हैं। जैसा कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था, सर आपका मैथ का वीडियो नहीं मिल रहा है, मैथ का वीडियो नहीं मिल रहा है। तो देखिए आपको बता दिया जाए कि 7 से 8 अवनीश सर द्वारा फिजिक्स चलाया जाता है। ठीक, और 8 से 9 हमारे द्वारा यानी राजन सर द्वारा क्या चलाया जाता है? केमिस्ट्री चलाया जाता है। और 9 से 10 मैथ का चलता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग उसको भी देखें ताकि आप, ठीक है, सूरज सर चलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में हमें उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कल हम आपको परासरण दाब के बारे में एकदम बेसिक से बताने वाले हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे आप अपने आप लगाने लगेंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए संडे को हम कुछ आपसे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो तब तक कुछ थ्योरी चलने दीजिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ना करें न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको संडे को स्पेशल चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।